अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करें। कई बार वाज़े किया है पाकिस्तान में सबके साथ आइन के मुताबिक सलूक चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है, इस पर काम जारी रखेंगे। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के मामले पर कहा, भारत पर वाज़े किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम इन तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था, शराकतदारों से कहते हैं यकीनी बनाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा से मिलने वाली इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। आपको बता रहे हैं, कई बार वाज़े किया है कि पाकिस्तान में सबके साथ आइन के मुताबिक सलूक चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों पर न होने वाली तायुनातियों पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खत में कहा गया है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तायुनाती के बाद सीनियरिटी में सबसे सीनियर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की आसामियां खाली हैं। सीनियरिटी में पहले नंबर पर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तायुनाती मेरा हक बनती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन मजीद तायुनातियों के हवाले से इजलास तलब नहीं कर रहा। खत में चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाना हैरान कुन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल होने का इंकिशाफ। खतूत का मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल को धमकी आमेज खतूत 1 अप्रैल को भेजे गए थे। जराए के मुताबिक चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 7A-TA और 507 के तहत दर्ज किया गया। FIR के मतन में लिखा गया है कि आम डाक मौसूल हुई, मुतल्लिका जस्टिस साहिबान के सेक्रेटरीज को वसूल कराई गई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। CTD ने चारों खतूत कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जराए के मुताबिक सबसे पहले मशकूक खत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अमले को मौसूल हुआ। अमले ने खत को मामूल का लेटर समझकर नजरअंदाज कर दिया। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। CTD और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। खत मौसूल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने खतूत तहवील में लेकर सील कर दिए। दोनों जजेस के स्टाफ को निजी कोरियर कंपनी के नुमाइंदे की जानिब से खत रिसीव कराया गया। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स में कहा, आजाद अदलिया पर किसी किस्म का हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा, फिर सारे साथी जज खड़े होंगे। अदलिया में मुदाखलत और दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी हवाले से बशारत राजा की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। हो सकता है हमारा इदारा पहले हुदूद से निकला हो, मगर अब ऐसा नहीं है। मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूं, हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। ये इदारा शायद तजावुज़ कर रहा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बाद काम करे। हाईकोर्ट जजेस ने खत में ये नहीं बताया किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के माजी से सबक सीखें।
मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल बनाएं। जजिस के इस खत को अदलिया की आज़ादी के लिए सुनहरी मौका समझना चाहिए। एक तरीका यह है कि मुदाखलत यहाँ रुक जाए और मुस्तकबिल में ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर मिनिला ने कहा, यह दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, तासुर है कि अदालत भी मुलविस थी। जजिस का खत बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज क्या हो रहा है, खत में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए मुदाखलत हो तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करूंगा। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब पर जाती हमले किए गए। माजी में 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं हुई, किसी ने सवाल नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने आइंदा समात पर फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया देते हुए समात मुलतवी कर दी। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुए खतूत में से केमिकल को मुआयने के लिए भिजवा दिया है। खतूत को किसी डाक खाने से नहीं बल्कि लेटर बॉक्स के जरिए पोस्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच की जानिब से जजिस को मौसूल धमकी आमेज खतूत के हवाले से तहकीकात में पेशरफ्त जानने के लिए आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को अदालत तलब किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी ने कहा, खतूत में मौसूल केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिए हैं, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी नाम से खतूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मौसूल हुए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि खतूत को कहां से पोस्ट किया गया था, जिस पर डीआईजी ने जवाब दिया कि खतूत पर लगी स्टैंप मध्यम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। एसपीसीडी ने कहा, बज़ाहिर रावलपिंडी जीपीओ लग रहा है, जीपीओ में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। हम इस लेटर बॉक्स की सीसीटीवी और एरिया की मालूमात हासिल कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश की गई। इलेक्शन मैनेज करने के बाद बानी पीटीआई की सूरत में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो मतलूबा नताइज ना दे सका बल्कि लाने वालों के गले पड़ गया। प्रोजेक्ट को कामयाब कराने के लिए मुल्क के इदारों का भट्टा बिठाया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 6 जजेस ने मुबहम सा एक खत लिखा है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा, जनरल फैज हमीद मेरे पास आए, अदलिया की आज़ादी मैनेज करने वाले खुद चीफ जस्टिस साहिबान हों तो किससे पता करवा रहे हैं, फोन किसने किया। नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदलिया के मुहासिबे का इदारा है, इदारों या सियासी जमातों के मुहासिबे का नहीं। चीफ जस्टिस का खत के मामले पर फौरी एक्शन लेना काबिल तारीफ है। मुल्क में एक सियासी जमात ने जस्टिस गिलानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। पीटीआई मुल्क की आला अदलिया और हालिया चीफ जस्टिस पर जो तनकीद कर रही है वो भी एक दबाव ही है। अदलिया के मुहासिबे का इदारा है, वो एजेंसीज़ का, इदारों का, किसी सियासी जमात का मुहासबे का इदारा नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया। कंसेंसस से जुडिशल कमीशन की तश्कील पाई गई और वो भी जो हमारी वफाकी काबीना है उसकी इजाज़त से और जस्टिस रिटायर तसद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में ये कमीशन बनाया गया। जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से मीडिया के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के इल्ज़ामात की बुछाड़ एक मखसूस सियासी जमात और एक ग्रोह मैं कहूँगा उसकी तरफ से की गई, नतीजतन वो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही से मुस्ताफ़ी कहूँ या इनकारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हमने जायजा लिया, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे इब्राहिम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हाथी आप निकाल चुके, दुम भी निकाल दें। एक तरफ आप डिमार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्जिम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। मुल्जिमान के हतमी बयान के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर फॉरेन स्टेट ने कोई जारहाना बात की है तो
وہ آپ بتائیں گے نہیں کیونکہ وہ بات سائفر میں آئی ہے. اگر سائفر ڈپلومیٹک بیگ کے طور پر آتا تو کیا پھر وزیر اعظم اسے سامنے لا سکتا تھا؟ سلمان صفدر نے کہا دونوں اپیل کنندگان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی, کسی ملزم سے سائفر کی کاپی برآمد نہیں ہوئی. FIA نے غلط کیس بنایا اور ٹرائل کورٹ نے بھی غلط سزا دی. ٹرائل کورٹ جج نے فیصلے میں کبھی سیاسی مقاصد کا بتایا اور کبھی اکانومی کا ذکر کر دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ٹرائل جج نے فائنڈنگ دی کہ پاکستان امریکہ تعلقات ختم ہو گئے, ایسا کس بنیاد پر لکھا گیا؟ سلمان صفدر نے کہا جج نے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کے بیان کی بنیاد پر لکھا. سلمان صفدر نے کہا اسد عمر کو سیاست چھوڑنے پر ملزم نہیں بنایا گیا, اعظم خان سے بیان لے کر چھوڑ دیا. شاہ محمود قریشی کیونکہ بانی PTI کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس لیے انہیں سزا دلوائی گئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے سائفر کی کاپی واپس نہ دینے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی. آپ نے سائفر کاپی واپس دینی تھی, اس پر کل دلائل دیں. سائفر اپیلوں پر مزید سماعت 4 اپریل کو ہوگی. وزیر صحت خیبر پختونخوا کا حکومت پنجاب سے رابطہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا. خط میں بشرا بی بی کی صحت کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. صوبائی وزیر صحت سید قاسم علی شاہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں بشرا بی بی کو زہریلی خوراک سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل کی بشرا بی بی کے معائنے کی درخواست کی گئی. ڈاکٹرز پر مشتمل پینل بشرا بی بی کا تفصیلی معائنہ کرے گی. معائنے کے بعد زہریلی خوراک کی فراہمی کی تصدیق یا تردید ہو سکے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف نے صدر مملکت کو پاکستان کے صدر اور مسلح افواج کے کمانڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. آرمی چیف نے صدر مملکت کی کامیاب مدت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آرمی چیف نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی آپریشن سے آگاہ کیا. صدر مملکت نے پاکستان کی مسلح افواج کے مثالی کردار کو سراہا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات کلیدی حیثیت کی حامل رہی ہیں. صدر مملکت نے متاثرہ علاقوں کی سماجی ترقی کے لیے فوج کی کوششوں کو بھی سراہا. صدر مملکت نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. صدر زرداری نے ایک مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف محدود سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لگائے گئے بے بنیاد اور بلا جواز الزامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور رخنہ ڈالنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے چیلنجز کو مواقع میں بدلنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے. سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت خلیجی ممالک سے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا وفاقی وزارتوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جدت اور تحقیق کے لیے خصوصی سیلز قائم کیے جائیں گے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایسے منصوبے جو کہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی استعداد رکھتے ہیں ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی جائے اور اس حوالے سے بین الاقوامی شہرت کے حامل ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں. سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور MNA شبیر قریشی کی اہلیہ کا اسلام آباد میں بیوٹی پارلر والی سے جھگڑا. پارلر کی مالکن نے الزام لگایا کہ ان پر تشدد کیا گیا. میرے پارلر کے CCTV کیمرے بھی توڑ دیے. مزید کیا کہانی ہے جانتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں. وفاقی دارالحکومت کے پوش ایریا E11-2 کے ایک پارلر میں سابق ڈپٹی اسپیکر کی اہلیہ 22 مارچ کو بال ڈائی کرانے جاتی ہیں. اس کے بعد پارلر والی سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا کہ میرے بالوں کا رنگ ٹھیک نہیں ہے, جس پر انہیں کہا جاتا ہے کہ پارلر آ جائیں. وہاں MNA شبیر کی اہلیہ ملیحہ اور بہن فاطمہ کے ساتھ پہنچتی ہیں. بیوٹی پارلر والی کے مطابق کہتی ہیں کہ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں. آئی ہیں, انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو. میں نے ان کو بولا دیکھیے پیسے تو ریفنڈ نہیں ہو سکتے بیکاز وہ جو پیسے ہیں وہ ہماری کاسٹ میں کنزیوم ہو گئے ہیں. پارلر والی کا کہنا ہے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور غصے سے پارلر سے چلی گئی. جو ان کی جو چھوٹی بہن ہے فاطمہ, انہوں نے میرے منہ پہ موبائل مارا ہے, اور جب انہوں نے میرے پہ موبائل مارا ہے میرا پورا اسٹاف کھڑا تھا. وہ جب انہیں روکنے لگا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ الزام لگا دیا کہ سارے اسٹاف نے ہمیں مارنے کی کوشش کی.
जबकि कासिम सूरी की अहलिया ने शालीमार थाना में FIR दर्ज करा दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैसे वापस मांगने पर हम पर हाथ उठाया, परस छीना, जान से मारने की धमकी भी दी। हम वहां से अपनी जान बचा कर निकले। और ABN न्यूज ने कासिम सूरी की अहलिया का मौक़िफ़ जानने की 12 कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। कैमरामैन हसन सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन अरकान असम्बली से हल्फ न लेने पर नून लीग की मेंबर असम्बली अफशा हुसैन ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का एलामिया जारी किया है, लेकिन स्पीकर सूबाई असम्बली मेंबरान से हल्फ नहीं ले रहे। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में स्पीकर को दरख्वास्त गुजार से हल्फ लेने और दीगर आईनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। मेंबरान से हल्फ ना लेकर वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अदालती अहकामात की तौहीन कर रहे हैं। इस्तदा की गई कि अदालत दरख्वास्त मंजूर करके फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म ने 5 वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान तफवीज़ कर दिए। इजाफी कलमदान वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम, चौधरी सालिक, राना तनवीर, एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक को दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी अमूर, जबकि वफाकी वजीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बैनुल सूबाई राब्ता का इजाफी कलमदान दिया गया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। पंजाब काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी दे दी। हत्ता के इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। इजलास से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। हत्ता के इज्जत नोटिस बड़े अखबारात, सोशल मीडिया और कोरियर के जरिए दिया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब ने मुल्क की तारीख में पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी दे दी। फाइनेंशियल शेयर और सब्सिडी लेने वाली वासा कंपनियों की कारकर्दगी का तज्जिया करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, सड़कों बाजारों में कूड़ा करकट नहीं नजर आना चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता माह कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। सूबा भर में गुज़श्ता माह 2,34,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। SSP ट्रैफिक के मुताबिक इन लाइन लाइसेंस बनाने वालों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह 70,000 से ज़ायद शहरियों ने ऑनलाइन लाइसेंस की सहूलत से फ़ायदा उठाया। एक माह में ट्रैफिक पुलिस ने 9,72,000 से ज़ायद शहरियों को कानून शिकनी पर जुर्माने किए। गुज़श्ता माह ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट पर 46,000 से ज़ायद चालान किए। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स को ट्रैफिक पुलिस ने 1,80,000 से ज़ायद चालान किए। लाइन लेन और ओवरलोडिंग की खिलाफ वर्जी पर 2,30,000 से ज़ायद गाड़ियों के चालान किए। मार्च के महीने में ट्रैफिक पुलिस ने 1 लाख से ज़ायद शहरियों की सड़क पर मदद की। कातिल डोर से शहरियों को बचाने के लिए 1 लाख से ज़ायद सूबे भर में मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी वायर लगाई गई। ट्रैफिक एजुकेशन टीम्स ने 230 से ज़ायद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन पर लेक्चर दिए। ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से 1,777 तलबा और तालिबात ने ड्राइविंग तरबियत हासिल की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी की आला सतह के वफ्द के साथ मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था, वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किए हुए मंसूबों में काम जारी है। इंतखाबात के बायस कुछ मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार हुए, जिन्हें अब तेज किया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना था, येलोकाइन BRT के लिए जाम सादिक पुल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC ने 23 छोटे मंसूबों में से 19 मुकम्मल किए हैं। बकाया 4 मंसूबे भी अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना था, सिंध बिजनेस पोर्टल को काबीना से मंजूरी के बाद नाफिज किया जाएगा।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ہالینڈ کی سفیر ہینی ڈی وریس کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان موجودہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہے۔ زراعت اور ڈیری کے شعبوں میں ہالینڈ کی مہارت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تجربات کے تبادلے سے پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سفیر ڈی نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے نیدرلینڈز کے عزم پر زور دیا۔ سندھ کابینہ نے کورونا کے دوران بھرتی کیے گئے میڈیکل افسران، میڈیکل اور پیرامیڈیکل عملے کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ 2020 میں کورونا کے دوران 89 دنوں کے لیے 824 ڈاکٹرز کی تقرریاں کی گئی ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ کابینہ نے 705 میڈیکل افسران، 287 اسٹاف نرسز، 374 ٹیکنیکل سٹاف اور 2957 سپورٹنگ سٹاف کو مدت ملازمت میں جون 30 تک توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ توسیع دینے سے 2 بلین روپے کے اخراجات آئیں گے، جس کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اجلاس میں محکمہ صحت نے کابینہ کو آگاہ کیا ہے کہ کورونا کے دوران 824 ڈاکٹرز کی تقرریاں کی گئی تھیں۔ 324 اسٹاف نرسز نے بھی ذمہ داریاں ادا کی۔ اسٹاف نرسز کی سندھ پبلک سروس کمیشن کو کے لیے بھیجی گئی تھی۔ 324 میں سے کمیشن نے 260 اسٹاف نرسز کو موزوں قرار دیا، جبکہ ڈاکٹرز کے حوالے سے کمیشن سے نتیجہ آنا ابھی باقی ہے۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے اہلیت کے معیار کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی نیلامی کے لیے بولی دہندہ کی مالیت کم از کم 30 ارب روپے ہونا قرار دی گئی۔ پری کوالیفیکیشن کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کوالیفیکیشن اسٹیٹمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 مئی مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کے 51% حصص کی نیلامی کے لیے بولیاں طلب کی ہیں۔ لیڈ بولی دہندہ کی مالیت 8 ارب روپے ہونی لازم قرار دی گئی ہے۔ بولی لگانے والے کنسورشیم کو غیر ایئر لائن انٹرپرائز کے طور پر مجموعی سالانہ آمدن 200 ارب روپے ظاہر کرنا ہوگی۔ حکومت کے پاس پی آئی اے کے 96% حصص موجود ہیں۔ حکومت رواں سال جون تک پی آئی اے کو فروخت کرنا چاہتی ہے۔ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کلیئر کر دی گئی۔ قومی ایئر لائن کے تمام خسارے، واجبات اور قرضے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو پی آئی اے کی کلیئر بیلنس شیٹ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے ایویشن کے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش موقع ہے۔ پی آئی اے کے پاس ہر ہفتے 20 ملکوں کی 170 فلائٹس کے قیمتی روٹس ہیں۔ پی آئی اے سعودی عرب تک 1.5 لاکھ مسافر کی سفری سہولت دیتا ہے۔ نجکاری کے بعد پی آئی اے یورپ کے روٹس کھولے جائیں گے۔ پی آئی اے کے پاس ایئر سروس ایگریمنٹ کے تحت اہم ترین روٹس ہیں۔ ایئر سروس ایگریمنٹ کے تحت پی آئی اے کے پاس 97 ملکوں میں سفر کے معاہدے ہیں۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو ایئر لائن کا قرض 830 ارب روپے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پی آئی اے کارپوریشن لمیٹڈ کے ذمہ 202 ارب روپے کا قرض ہوگا۔ بینکوں سے آپریشنز کے لیے 167 ارب روپے اور ملازمین کے 35 ارب روپے کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔